हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फिजिक्स 11 फिजिक्स के यूनिट 1 चैप्टर 1 का यहाँ को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको कंप्लीट जो है 11 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th के स्टूडेंट के लिए भी, 12th के स्टूडेंट के लिए भी सारा कुछ मटेरियल बिल्कुल एक पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आपको मिलेगा और पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ मिलेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं 11th फिजिक्स का। आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहली क्लास है 11th फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 का चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस जो इस साल के लिए है 2023 और 24 के लिए। तो उसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। यूनिट 1 11 फिजिक्स के लिए, और चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत की। तो सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक अध्याय है, जो चैप्टर 1 है वो बहुत ही बेसिक है, क्योंकि हमको इस अध्याय से हमको जानकारी मिलती है कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के कार्यक्षेत्र क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसके महत्व क्या है, और कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण फिजिक्स की बेसिक के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए इस अध्याय को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद जो है इस यूनिट का सेकंड चैप्टर भी अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान है, साइंस है, वो क्या होता है। विज्ञान यानी साइंस क्या है। जब इसका जो पूरा नाम है, प्राकृतिक विज्ञान इसको बोलते हैं, नेचुरल साइंस को कहा जाता है। साइंस इसका शॉर्ट नेम है। इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि जो विज्ञान है वो प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सुपरिभाषित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान को यदि हम तोड़ दें तो वी प्लस ज्ञान इसका तोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो वी है वो वी के तीन अक्षर, 3 शब्द होते हैं, और वी के 3 जो मतलब है वो क्या है, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुपरिभाषित। ये वी के 3 शब्द होते हैं, और उसका ज्ञान मतलब किसी भी प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित, ओनली व्यवस्थित नहीं, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और परिभाषित नहीं, सुपरिभाषित या सुसंगठित ज्ञान जो है विज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से जो है ये विज्ञान है, प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि प्राकृतिक घटना मतलब प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति का मतलब होता है नेचर। प्रकृति क्या है, नेचर है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है उसे हम प्रकृति कहते हैं, उसे हम नेचर कहते हैं। जो भी हमारे चारों ओर दिखाई देता है वो सब क्या है, प्रकृति है, वो सब क्या है, नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विज्ञान की शाखाएं। क्योंकि बहुत ही बेसिक अध्याय है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आप समझेंगे। विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करते हैं, कौन कौन शाखाएं विज्ञान में होती है। तो विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा जिसको हम विज्ञान बोलते हैं वो होती है भौतिकी, यानी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। दूसरी शाखा है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तीसरी शाखा है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इसके अंतर्गत 2 शाखाएं आती हैं। 2 शाखाओं में एक शाखा बॉटनी और दूसरी शाखा जूलॉजी होता है, जिसको हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट शाखा, चौथी शाखा है गणित यानी मैथ्स। मैथ्स यानी गणित भी विज्ञान की ही एक शाखा है, इसको आप अलग ना समझें। आप लोग गणित को एक अलग विषय समझते हैं, ये माना कि विषय अलग जरूर है, पर ये विज्ञान की एक शाखा होती है। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान में खगोल विज्ञान, इसमें हम जो है ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड के जो आकाशीय पिंड है, ग्रह तारे वगैरह, उपग्रह वगैरह, इनका यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ज्योतिष विज्ञान में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। और भू विज्ञान, भू मतलब होता है जियोलॉजी। तो भू विज्ञान मतलब भूमि, भू का मतलब भूमि, भूमि के अंदर या सॉरी भूमि के ऊपर जो नदी, पहाड़, पर्वत वगैरह है ना, उनका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से जो है विज्ञान की बहुत सारी प्रमुख यहाँ पे शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे, आगे हम देखेंगे। भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य और उनकी ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में हम द्रव्य और उनके सूक्ष्म कण, अणु, परमाणु वगैरह का इसमें अध्ययन करते हैं, रसायनों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट लिया जाता है, बॉटनी और जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान, इसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से गणित में संख्या और संख्याओं पर संक्रिया, प्लस माइनस, गुणा भाग का अध्ययन किया जाता है। खगोल विज्ञान में मैंने बताया ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ज्योतिष में ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है। और भू विज्ञान में भूमि के ऊपर जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनका यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से कुछ विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं जिनका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे, और हमको ये इसका मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र भी कहा जाता है, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, भौतिकी इंग्लिश में बोलते हैं, फिजिक्स क्या होता है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य, जिसको पदार्थ भी कहा जाता है, द्रव्य को पदार्थ भी बोलते हैं। तो ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य यानी पदार्थ और उनकी ऊर्जाओं के मध्य
अन्य क्रियाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थ, जितने भी ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थ यानी द्रव्य हैं और उनकी ऊर्जाओं के मध्य होने वाले जितने भी क्रियाएं हैं, उनके मध्य होने वाले जितने भी संबंध हैं, उनके अध्ययन को हम फिजिक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात याद रखेंगे, भौतिकी का मतलब होता है द्रव्य प्लस ऊर्जा। द्रव्य और उनकी ऊर्जाओं का संबंध क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। हम सीधी सी भाषा में याद रखेंगे कि भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, तो द्रव्य और उनकी ऊर्जाओं का आपसी संबंध, आपसी क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं ही फिजिक्स कहलाता है। ठीक है। अब फिजिक्स को जो है दो भागों में बांट दिया गया है। फिजिक्स को दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो दो भागों में कौन कौन सा बांटते हैं? तो फिजिक्स का एक प्राचीन भौतिकी बोलते हैं, इसको चिर सम्मत भौतिकी या प्राचीन भौतिकी कहा जाता है, और दूसरा भाग होता है इसका आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स, और यह है एंशिएंट फिजिक्स। तो प्राचीन भौतिकी जो है उसके फादर यानी जनक कौन होते हैं, पिता कौन है? प्राचीन भौतिकी के जो पिता है वो सर आइजैक न्यूटन है, जो कि इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था इनका? तो इनका जन्म याद रखिएगा 1642 में हुआ था, और मृत्यु जो है वो 1727 में हुई थी। इसको आप याद रख सकते हैं। आप लोगों को याद है 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, जो अकबर थे उनका जन्म हुआ था, तो उनके 100 साल बाद 1542 और 100 साल बाद 1642। ठीक है, अकबर का जन्म यहाँ पे याद रखिएगा, ये 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ये आप जानते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। तो अकबर के जन्म के 100 साल बाद 1642 में इंग्लैंड में सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, और ये प्राचीन भौतिकी के सम्मत भौतिकी के फादर कहलाते हैं। फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स जो होते हैं वो है कौन? न्यूटन। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1642 को, अकबर के जन्म के 100 साल के बाद। यहाँ पे आधुनिक फिजिक्स यानी मॉडर्न साइंस की हम बात करेंगे, तो इसके जो फादर है, इसके जो पिता हैं वो कहलाते हैं आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि जर्मनी के थे। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। जन्म कब हुआ था? ध्यान रखेंगे, जन्म हुआ था इनका 1869 में 1879 में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1955 में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सन याद है, और वो सन है 1869। ठीक है, 1869। ये 1869 जो जन्म है, ये गांधी जी का जन्म सन है। गांधी जी का जन्म सन 2 अक्टूबर 1869। तो 1869 के 10 साल बाद 1879 में, देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, 1542 अकबर का जन्म हुआ था, 100 साल बाद 1642 किसका जन्म हुआ था? इंग्लैंड में न्यूटन का। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे 1869 में जन्म हुआ था गांधी जी का, 2 अक्टूबर 1869 को। तो 10 साल बाद 1869 के 10 साल बाद 1879 में जन्म हुआ था आइंस्टाइन का जर्मनी में, और मृत्यु हुई थी 1955 में। 1955 में मृत्यु हुई थी, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, तो कंपेयर करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक, आप भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से देखा कि फिजिक्स को हम ऐसी शाखाओं में बांट के अध्ययन करते हैं। उसके बाद आगे चलें तो हम फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझेंगे। तो हिंदी तथा संस्कृत शब्द विज्ञान, हिंदी और संस्कृत शब्द ध्यान रखिएगा। हिंदी और संस्कृत में क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ये जो विज्ञान है वो हिंदी और संस्कृत का शब्द है विज्ञान। पर अंग्रेजी में साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। ठीक है, विज्ञान अंग्रेजी और हिंदी शब्द है, पर हिंदी और संस्कृत शब्द है। जो साइंस है वो शब्द है इंग्लिश का, और ये जो इंग्लिश शब्द साइंस है उसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से। लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया, और सिंटिया का जो अर्थ होता है, ठीक है, लैटिन भाषा में सिंटिया शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जानना यानी नो, है ना। तो प्रकृति के ज्ञान को जानना प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब वैज्ञानिक विधि क्या होती है? ठीक है, वैज्ञानिक कौन होते हैं वो अपन जानते हैं, जो अनुसंधान कार्य, खोज कार्य करते हैं, है ना। प्रकृति में होने वाली घटनाओं के लिए अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, पता लगाते हैं, जिज्ञासाओं को पूरा करते हैं, उसके लिए प्रेक्षण करते हैं। ठीक है, परिकल्पनाएं रखते हैं, नियम सिद्धांत देते हैं, उनको वैज्ञानिक कहा जाता है। तो वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक विधियां क्या होती है, तो इसको समझेंगे अपन की वैज्ञानिक विधि क्या है। वैज्ञानिक कौन है? जो प्रकृति की घटनाओं का क्या करते हैं? प्रेक्षण करते हैं, उनका परिकल्पना देते हैं, प्रेक्षण देते हैं, परिकल्पना देते हैं, परिकल्पना के आधार पर सिद्धांत नियम देते हैं, चीजों को खोजते हैं, अनुसंधान करते हैं, उनके बारे में सही जानकारी देते हैं, उनको वैज्ञानिक कहा जाता है। तो वैज्ञानिक किन विधियों, वैज्ञानिक विधि क्या है, वैज्ञानिक किन विधियों के द्वारा इस कार्य को करते हैं, तो समझेंगे हम यहाँ पर। वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा तर्क संगत यानी सुपरिभाषित विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, कि वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यों को करने के लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित,
क्रमबद्ध और तर्क संगत यानी सुपरिभाषा, जो विज्ञान की परिभाषा है। विज्ञान की परिभाषा में जो 3 शब्द जिनका वी का मतलब होता है, जो वी मतलब होता है, तो वो 3 शब्द विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और वैज्ञानिक विधि के चरण मुख्यतः 5 चरण होते हैं। वैज्ञानिक विधि, जब भी कोई वैज्ञानिक कोई भी परीक्षण, अवलोकन या कोई भी खोज अनुसंधान वगैरह करते हैं तो उन 5 चरणों से होकर उनको गुजरना होता है। और वो 5 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है क्रमबद्ध प्रेक्षण लेना, उसके बाद दूसरा काम होता है परिकल्पना की स्थापना करना, तीसरा परिकल्पना की सत्यता की जांच करना, और चौथा काम है सिद्धांत की स्थापना करना, और 5वां काम होता है नियम की स्थापना करना। तो इस तरह से इन 5 चरणों में कोई भी वैज्ञानिक जो है अपने कार्य को करता है। तो ये वैज्ञानिक विधि के 5 चरण है। आपको पूछ सकता है ये प्रश्न की वैज्ञानिक विधि कितने चरणों में होती है? तो 5 चरणों में होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन समझते हैं कि सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज बड़ी महत्वपूर्ण, सिद्धांत और नियम, और ये दोनों ही अलग अलग चीज है। कई लोग इसको एक ही समझते हैं, बस सिद्धांत और नियम 2 अलग अलग चीजें। समझेंगे हम सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो सिद्धांत को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है और नियम को रूल कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं सिद्धांत की। यदि निष्कर्ष तथा परिकल्पनाओं का एवं भविष्यवाणियों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो जाता है, निष्कर्ष और परिकल्पना, जो भी वैज्ञानिक कोई निष्कर्ष लेते हैं, कोई परिकल्पना लेते हैं, कोई भविष्यवाणी को अपने प्रयोग में लाते हैं और प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो जाता है, तो उस परिकल्पना को सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। तो मेन जो परिभाषा है वो यहां से आप बोल सकते हैं, यहां से, इस प्रकार प्रयोगों द्वारा, मतलब प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत में समय समय पर परिस्थिति अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। मतलब सिद्धांत जो है उनको समय समय पर परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है, परंतु नियमों को नहीं बदला जा सकता। ध्यान रखेंगे, सिद्धांतों को बदला जा सकता है, नियमों को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, नियम क्या है समझते हैं हम यहाँ पर कि नियम क्या होते हैं। सिद्धांत केवल कुछ सीमित घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य होते हैं। सिद्धांत जो होते हैं कुछ सीमित घटना, प्रेक्षण के लिए सत्य होते हैं, परंतु जो नियम है, ठीक है, परंतु जो नियम है वो जो है वो यूनिवर्सल होते हैं। आगे देखें, जब सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य हो जाए, जब सिद्धांत सभी घटनाओं, सभी प्रेक्षणों और तथ्यों के लिए सत्य हो जाए, तो इससे क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। नियम में बदलाव संभव नहीं होता है। ठीक है, नियम को में कोई बदलाव, यदि कोई सिद्धांत नियम बन गया है तो अब उसमें कोई बदलाव संभव नहीं होता। मतलब सिद्धांत में बदलाव संभव है, नियम में बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान, ये अंतर होता है नियम में और सिद्धांत में। सिद्धांत जो है सत्यता की जांच करने पर जो प्राप्त होती है अवधारणा, उसको सिद्धांत कहते हैं। पर सिद्धांत सभी परिस्थितियों पर उसकी सत्ता की जांच हो जाए, सत्य साबित हो जाए, तो तब वो नियम बनता है और नियम में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सिद्धांत और नियम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये टॉपिक जो है सिद्धांत और नियम। भौतिकी का कार्य क्षेत्र और वर्गीकृत। तो सबसे पहले भौतिकी का क्या कार्य है, भी हम भौतिकी पढ़ रहे हैं, भौतिकी फिजिक्स हम पढ़ते हैं, क्या कार्य है, क्या करता है फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। तो भौतिकी का उद्देश्य प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्राकृतिक घटनाओं की सफल व्याख्या करना है। ध्यान रखिए, भौतिकी यानी फिजिक्स का क्या काम है? प्रकृति में घटने वाली सभी छोटी से छोटी और सभी बड़ी से बड़ी घटनाओं की सफल व्याख्या करना भौतिकी कहलाता है। इस प्रकार हम भौतिकी में मुख्यतः भौतिक राशियों एवं उनके मापन एवं मात्रकों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि भौतिक शास्त्र में सबसे प्रमुख यदि कोई चीज है तो वो होती है भौतिक राशियां, और भौतिक राशियों का मापन और मात्रक। तो यहाँ पे ध्यान रखें, फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि कोई है तो वो होती है भौतिक राशियां। सबसे महत्वपूर्ण फिजिक्स की मुख्य धारा जो है, मुख्य कड़ी जो है वो भौतिक राशियां ही है, और भौतिक राशियों का मापन करना और उनके मात्रकों का अध्ययन करना, यही मुख्यतः फिजिक्स है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फिजिक्स की आत्मा, फिजिक्स की जान कौन है? भौतिक राशियां हैं, उनका मापन और मात्रक है। तो इसलिए हमारा जो इसके बाद आने वाला चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर होगा, वो मापन और मात्रक ही है। ठीक है, जो कि बेसिक होता है बिल्कुल। 11th में आप बिल्कुल बेसिक जो है फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे कि आप 9th और 10th मतलब उधर की 10 क्लासेस पढ़ने के बाद जब 11th में आते हैं, तो स्पेशली यदि आप साइंस ग्रुप लेके पढ़ रहे हैं, मतलब मैथ्स बायो लेके पढ़ रहे हैं, तो आपको फिजिक्स स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये जो पहला चैप्टर आपका है, पहला अध्याय है भौतिक वर्ल्ड, ये भौतिक वर्ल्ड मतलब भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, इसको ही आपको बताता है ना। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिक की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिकी को निम्न शाखाओं में बांटा गया है, और वो शाखाएं कौन कौन सी है तो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो पहली शाखा आप देख रहे हैं यांत्रिकी एवं पदार्थ के गुण, दूसरी शाखा जो है उष्मा तथा उष्मा गतिकी, तीसरा प्रकाश, चौथा ध्वनि, पांचवा चुंबकत्व, विद्युत एवं विद्युत गतिकी, और सातवां है आधुनिक भौतिकी। तो हम भौतिकी को इन 7 शाखाओं में बांट करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें और बात को हम समझेंगे कि जो आधुनिक भौतिकी, 7वां जो पॉइंट है आधुनिक भौतिकी को पुनः 7 भागों में बांटा जाता है, और वो 7 भाग कौन कौन से हैं तो पहला है परमाणु तथा नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, कण भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, ठीक है। यहाँ पे भौतिकी है ठोस अवस्था भौतिकी, उसके बाद संघनित द्रव भौतिकी और नैनो भौतिकी। तो ऐसी 7 शाखाएं है मेन 7, जो 7वीं मेन शाखा है नैनो भौतिकी, उसकी 7 उप शाखाएं होती हैं, और उसकी भी 7 ही शाखाएं होती है। तो यहाँ पे आपने देखा 7 शाखाएं। कुछ बातों का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन एक नंबर में पूछता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 10 पे -38 की घात किलोग्राम होता है। ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है वो 10 पे 55 की घात किलोग्राम होता है, और पृथ्वी की आयु जो है वो लगभग, जो अनुमानित आयु है लगभग आयु है 10 पे 28 की घात सेकंड होती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। स्थूल निकाय, अभी यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं, स्थूल निकाय का मतलब होता है बड़े निकाय, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो आगे हम इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1 नंबर में आ सकता है, ये आपके सिलेबस में है, आपकी बुक में है, एनसीईआरटी सिलेबस में, ठीक है। आजकल भौतिकी को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे उन 2 भागों के बारे में कि वो 2 भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले तो भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है, उसको 2 भागों में बांट के चिरसम्मत या प्राचीन भौतिकी, जिसके जनक न्यूटन है, हमने पहले बात की। तो चिरसम्मत या प्राचीन भौतिकी में हम स्थूल निकाय यानी मैक्रो सिस्टम, स्थूल का मतलब होता है बड़े निकाय, स्थूल का मतलब ध्यान रखिएगा बड़े निकाय, बड़ा, स्थूल का मतलब बड़ा, बड़े निकायों का अध्ययन करते हैं, मैक्रो सिस्टम का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। दूसरी जो शाखा होती है आधुनिक भौतिकी, जिसके जनक आइंस्टाइन है, इसमें सूक्ष्म निकाय यानी माइक्रो यानी छोटे, सूक्ष्म मतलब छोटे, तो सूक्ष्म तो लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत छोटे, तो सूक्ष्म निकायों का इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो दो तरह की शाखाओं में बांटकर यहाँ पे अध्ययन करते हैं। बड़े निकायों का अध्ययन जो है वो प्राचीन भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी में करते हैं, और इनके जो जनक है, इस फिजिक्स के जनक जो है न्यूटन है, और छोटे निकाय, छोटे तंत्रों का जो अध्ययन है वो हम करेंगे आधुनिक भौतिकी में, इसके जनक जो है आइंस्टाइन है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो 2 शाखाएं हैं, इन दोनों शाखाओं के में कौन कौन से भाग हैं, इनको कैसे बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो चिरसम्मत भौतिकी है, जो चिरसम्मत भौतिकी है, प्राचीन भौतिकी है, उसमें कौन कौन शाखा आती है तो यांत्रिकी एवं पदार्थ के गुण, उष्मा व उष्मागतिकी, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व और विद्युत एवं विद्युत गतिकी। ये 6 शाखाएं जो है, ये 6 शाखाएं किसमें हम पढ़ते हैं, चिरसम्मत या प्राचीन भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आती है। और आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत वो 7 शाखाएं आती है, जो नैनो भौतिकी की 7 उप शाखाएं हैं, जिसको हमने पहले पढ़ा था। परमाणुवी व नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, कण भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, संघनित द्रव भौतिकी और नैनो भौतिकी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें 6 शाखाएं, और इसमें 7 शाखाओं के माध्यम से हम फिजिक्स को कंप्लीट अध्ययन करते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आते हैं भौतिकी के नियमों की प्रकृति और मूलबंध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिकी के नियमों की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है, ठीक है, भौतिकी के नियमों का, है ना, फिजिक्स के नियमों का क्या नेचर होता है। तो सबसे पहली बात, भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक एवं सार्वभौमिक होते हैं। सार्वत्रिक और सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह समान रूप से लगने वाले होते हैं, लागू होने वाले होते हैं, सत्य होते हैं। दूसरा, भौतिक का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत और अनंत है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, पर अनंत कार्यक्षेत्र होता है इसका। तीसरा, भौतिकी के नियम समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी कि नियमों को बदला नहीं जा सकता, सिद्धांतों को बदला जा सकता है, ठीक है। ये नियम प्रत्येक स्थान पर एक से होते हैं, जैसे न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, गति का नियम, गति के समीकरण आदि आदि, ऐसे बहुत सारे नियम, ठीक है। इनको ये बदले नहीं जा सकते समय के और स्थान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो चौथा पॉइंट, कुछ भौतिक राशियां किसी घटना में समय के साथ अपरिवर्तित रहती हैं। ये भौतिक राशियां संरक्षित भौतिक राशियां कहलाती, संरक्षित राशियां कहलाती है सर, ठीक है। इनसे संबंधित नियमों को संरक्षण नियम कहते हैं, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, आवेग संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ऐसे आदि, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातों का और ध्यान रखना है, नोट आपको रखना है, ठीक है।
यहाँ पे देख रहे हैं आप दो बातें हैं, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन N0 मतलब न्यूट्रॉन है, और सबसे हल्का कण जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोशिका जीवों का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, उसी प्रकार से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा अवयव कण जो होता है वो परमाणु होता है। और जिस प्रकार से कोशिका बहुत सारे अंगों से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से एक परमाणु बहुत सारे कणों से मिलकर बनता है। लगभग 36 प्रकार के कणों से मिलकर परमाणु बनता है। और इन 36 प्रकार के कणों में 3 मूल कण होते हैं, और वो 3 मूल कण कौन है? वो होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन 36 में, इन 36 में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है और सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, इसका भी ध्यान रखिएगा। एक नंबर में ये कई बार पूछ लेता है कि सबसे भारी कण और सबसे हल्का कण कौन सा है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए। चौथी बात, तो सबसे अब पांचवी बात पे आते हैं। पांचवी बात है, प्रकृति में 4 मूल बल हैं जो निम्न है। तो ये पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति में कितने मूल बल होते हैं। तो याद रखिएगा 4 मूल बल होते हैं, और वो 4 मूल बल कौन कौन से, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो 4 मूल बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल एक ही होता है, मतलब 3 है मुख्यतः, पर दुर्बल प्रबल में इसको 2 में बांट के 4 कर दिया गया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, 4 मूल बल होते हैं। इनकी आपेक्षिक प्रबलता यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, इनकी रेंज यहाँ पे दी है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अनंत तक लग सकता है, और किन किन के मध्य लगता है? तो ये ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंड, आकाशीय पिंड जो है, जैसे ग्रह, तारे, ग्रह, इनके मध्य ये लगता है, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल, इसकी जो परास है, मतलब इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है, लगभग 10⁻16 मीटर, यानी बहुत कम स्थान, बहुत छोटी दूरियों, बहुत सूक्ष्म दूरियों पर, -16 बहुत सूक्ष्म दूरियों पर ही लगता है। कुछ मूल कण जैसे मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों के मध्य ये बल लगता है, मतलब परमाणु के कणों के मध्य बल लगता है। दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिक मतलब परमाणु के अंदर होता है। विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, ये भी अनंत होता है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल अनंत परास का होता है, इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब ब्रह्मांड में अनंत में स्थित किसी भी पिंड पर ये 2 पिंडों के मध्य लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय बल भी जो है अनंत इसकी रेंज होती है, और ये आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो आवेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन पर लगता है। न्यूट्रॉन आवेशित कण नहीं है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आवेशित कण, परमाणु के अंदर आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर ही लगता है, विद्युत चुंबकीय बल उसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। फिर आते हैं चौथा, प्रबल नाभिकीय बल। इसकी जो परास है वो थोड़ी सी इससे ऐसी ही ज्यादा है, लगभग 10⁻15 मीटर और 16 की घात है, ये 15 की घात मीटर है। और ये किस पर लगता है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भारी कणों, भारी मूल कणों पर ये लगता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 बल हैं। इसके बारे में पूछ लेता है कि प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों के नाम आप याद रखिएगा, इनकी रेंज याद रखिएगा, और इनका किन किन के मध्य लगता है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करेंगे कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, तथा उनसे संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी दी हुई है, और यहाँ पे वैज्ञानिक सिद्धांत दिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुयान। तो वायुयान किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वायुयान जो है बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। उष्मा इंजन, ये उष्मागति के नियम पर काम करता है। विद्युत जनरेटर, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट नोदन जो है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत या न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम, मतलब न्यूटन गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। 5वां नाभिकीय रिएक्टर, जिसको अपन नाभिकीय परमाणु भट्टी बोलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, ये मंद न्यूट्रॉन एवं यूरेनियम नाभिक का नियंत्रण विखंडन सिद्धांत पे काम करता है। रेडियो एवं टेलीविजन जो है, रेडियो और टीवी जो है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण एवं संसूचन सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर में आपको इस अध्याय से पूछा जाता है, इस चैप्टर से 1 नंबर में आता है कि कौन सा जो उपकरण है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो मैंने प्रमुख यहाँ पे इसकी सारणी बनाई हुई है। लेजर जो होता है, लेजर लाइट जो है, वो उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न प्रकाश का जनसंख्या व्युत्क्रमण आवर्धन विद्युत आवर्धन सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। कण त्वरित्र जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कण की गति पर काम करता है। जल विद्युत पावर जल विद्युत पावर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में इस रूपांतरण पे कार्य करता है, सिद्धांत पे कार्य करता है। कंप्यूटर जो है अंकीय तथ्य परिपथ, ठीक है, तथ्य परिपथ पे काम करता है। 11वां अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन अति चालकता के सिद्धांत पर कार्य करता है।
प्रकाशित तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद हम आते हैं आगे। तो ये जो हमने सारणी देखी, यहाँ पे 14 नाम मैंने लिया हुआ है कुछ प्रमुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा यंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका एक नंबर में आपको जो है पूछता है। वो एक नंबर में जो है खालिस्तान वगैरह में आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या सत्य सत्य में आ सकता है। तो इसको जरूर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके योगदान, उनकी खोजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वैज्ञानिक दिया है यहाँ पे कॉलम, देश, वो वैज्ञानिक किस देश के थे, कहाँ जन्म हुआ था, उनका योगदान क्या है, उनका यहाँ पे दिया। तो कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। ये आपके बुक में भी चार्ट मिल जाएगा एनसीईआरटी में, वहां से भी आप देख सकते हैं। आइजैक न्यूटन जो कि इंग्लैंड के थे, जो कि प्राचीन फिजिक्स के फादर कहलाते हैं। आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, सर की इनकी उपाधि थी, आइजैक न्यूटन का नाम था, इंग्लैंड के थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, दूरदर्शी की खोज, मतलब दूरदर्शी बनाया था, और गति के नियम और गति के समीकरण भी इन्होंने दिए थे। और इनका सबसे फेवरेट जो राशि थी वो बल थी, भौतिक राशि। देखो मैंने पहले भी कहा था कि भौतिक राशियां जो है वो फिजिक्स की जान है, फिजिक्स की जड़ है, फिजिक्स की आत्मा है। और भौतिक राशि, और भौतिक राशि में सबसे प्रमुख राशि होती है बल। और बल के वैज्ञानिक जो थे, मैंने बल वाले बाबा जो थे वो कौन थे, आइजैक न्यूटन थे, इनको ध्यान रखिएगा। दूसरा गैलीलियो गैलीली, ये भी बहुत एक महान वैज्ञानिक थे, जो कि इटली के थे। इन्होंने भी दूरदर्शी बनाई थी और जड़त्व का नियम दिया था। फिर माइकल फेराडे, ये भी एक महान वैज्ञानिक है, जो कि इंग्लैंड के थे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम और विद्युत अपघटन के नियम इन्होंने दिया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम आते भी हैं, हमको आगे मिलेंगे अभी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, जर्मनी के थे, ये तो महान वैज्ञानिक है, जानते ही हैं। सापेक्षता का सिद्धांत दिया इन्होंने, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए ही आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान रखना, लोगों को लगता है कि इनका जो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध E बराबर mc² है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि ये बहुत फेमस है। सबसे ज्यादा यदि फेमस यदि कोई है जो फिजिक्स को दर्शाता है, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा इक्वेशन जो पूरी फिजिक्स को दर्शाता है, वो है E बराबर mc²। यानी ये जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और प्रकाश के चाल के वर्ग के गुणनफल, प्रकाश की चाल का वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब जो ऊर्जा है ब्रह्मांड में, जो भी ऊर्जा है ना, ब्रह्मांड की जो भी ऊर्जा है, वो उस पदार्थ के द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, ये बात को दर्शाता है यहाँ पर। और ये जो समीकरण है, ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है, E बराबर mc²। ठीक है, ये सब तो लोगों को लगता है कि इसी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला है आइंस्टाइन को, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला है वो प्रकाश ऊपर लिखा हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके लिए नहीं मिला था। पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो पदार्थ के द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। देखो ये m मतलब द्रव्यमान है, c का स्क्वायर मतलब प्रकाश चाल का वर्ग है, इनके गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, ये जो है समीकरण है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। बहुत ही फेमस है, पूरे फिजिक्स को ये समीकरण समेटे हुए है, दर्शाता है। ठीक है, पर इसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ये लिखा हुआ है, कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हो। ब्रह्मांड जो है वो क्या है, तो द्रव्य और ऊर्जा है। और यहाँ पे जो अच्छा ये टेम्परेचर वगैरह लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नील्स बोर, ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल हमने पहली क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो नील्स बोर बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, डेनमार्क के हैं। इन्होंने हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल दिया था सबसे पहले, जो कि आज भी मान्य है। और आज भी इसी मॉडल पे परमाणु की संकल्पना को हम मानते हैं और लेके चलते हैं। आर्किमिडीज यूनान के वैज्ञानिक थे, और ये भी महान वैज्ञानिक हैं यूनान से। आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी और उत्तोलक के इन्होंने नियम दिए। ये दो बहुत ही, आर्किमिडीज का नियम मतलब तैरने का नियम, कोई भी वस्तु पानी पे कैसे तैरती है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उसको उत्प्लावन का नियम बोलते हैं। तो यही नियम है आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है। आर्किमिडीज ने ये बताया था कि कोई भी वस्तु कैसे, बड़ी या छोटी, कोई भी छोटी सी वस्तु कैसे डूब जाती है, बड़ी से बड़ी वस्तु कैसे तैरती है, मतलब कोई भी वस्तु पानी में कैसे तैरती, कैसे डूबती है, इसके बारे में सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज सिद्धांत बोलते हैं उसको, उत्प्लावकता का सिद्धांत बोलते हैं उसको। ठीक है, सॉरी, उत्प्लावकता अलग है। ठीक है, तैरने का नियम मैंने प्लवन का सिद्धांत उसको बोलते हैं, उत्प्लावकता का नियम अलग है। हाइगन, ये हालैंड के थे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत,
इन्होंने दिया मैडम क्यूरी, मैडम मेरी क्यूरी, ये पोलैंड की थी। इन्होंने प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता और रेडियम व पोलोनियम का आविष्कार किया था। रेडियम और पोलोनियम जो है वो रेडियोएक्टिव पदार्थ है। सबसे पहले रेडियोएक्टिव पदार्थ जो रेडियम और पोलोनियम है वो किसने खोजा था? मैडम क्यूरी ने। और इस काम के इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, 2 बार इनको मिला हुआ है। अब कुछ भारतीय साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक जो कि प्रमुख हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं पर यहाँ पे मैं 2 ही वैज्ञानिक लेकर आ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको शॉर्ट में सीवी रमन कहते हैं, भारत के थे। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन यानी रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की। इसी को रमन प्रभाव बोलते हैं। और इसी प्रभाव के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक, फिजिक्स के ऐसे सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले यदि भारत को नोबेल पुरस्कार मिला तो वो 1930 में मिला था सीवी रमन को। सबसे पहले गीतांजलि रचना के लिए मतलब साहित्य का पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए। और उसके बाद सेकंड जो नोबेल पुरस्कार भारत में आया वो आया था सीवी रमन को दिया गया था 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक है जो कि महान वैज्ञानिक है और भारत के राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत में है। अंतरिक्ष यान की खोज इन्होंने की। अंतरिक्ष यान, मिसाइल और उपग्रहों के प्रक्षेपण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और ऐसे पहले वैज्ञानिक बने हुए ये जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे और बड़ा सफल इनका जीवन रहा। ठीक है, तो इनके बारे में आप जानते हैं। तो इस तरह से जो है इस अध्याय 1 में हमने प्रमुख बातों के बारे में यहाँ पे समझा है, जो कि भौतिक शास्त्र के लिए बहुत ही बेसिक चीज है। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक और ये है, आप इस बात को भी समझ लीजिएगा यहाँ पर कि ये जो चैप्टर 1 है जो आपने अभी पूरा देखा, चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 को इस सत्र में 2023 और 24 के लिए हटा दिया गया है। मतलब ये अब 2023-24 यानी ये पिछले सत्र से 2022 और 23 वाले सत्र से ही इसको NCERT से हटा दिया गया है। इस साल भी ये नहीं है, मतलब हट गया है। परंतु मैंने इसको क्यों आपको बताया और क्यों आपने ये वीडियो देखा, और मैं चाह रहा था कि आप ये जानकारी समझें, क्योंकि हमको इससे मालूम होता है कि विज्ञान क्या है, प्रकृति क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, भौतिकी की कितनी शाखाएं, उनके फादर यानी जनक कौन कौन है, प्राचीन फिजिक्स के जनक कौन है, आधुनिक के जनक कौन है, उनके जन्म कब हुए थे, कौन कहाँ का है, ठीक है, कितने मूल बल होते हैं, सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, वैज्ञानिक विधि क्या है, वैज्ञानिक कौन होते हैं, है ना। ठीक है, और बहुत सारी जो प्रमुख जो अनुसंधान कार्य है, मतलब जो सिद्धांत है वो और उपकरण की सिद्धांत पे काम करते हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है भारत के बाहर के, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको कुल मिलाकर के ये जो अध्याय है फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत, नाम है इसका भौतिक जगत, तो फिजिक्स की बेसिक चीजों को हमको बताता है। और हम जब फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे और फिजिक्स का हमको बेसिक या फिजिक्स क्या है यही नहीं मालूम होगा तो फिर हम फिजिक्स को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इस चैप्टर को यहाँ पे रखा है ताकि आप इसको जाने। माना कि ये हट गया है ना, 2023-24 के सिलेबस से हट गया, मतलब इस साल के सिलेबस से हट गया है, आपको नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर जो फर्स्ट है आपका इस साल के सिलेबस में, अध्याय जो फर्स्ट है वो आपका मापन और मात्रक है, मात्रक और मापन जो भी है, मात्रक व मापन है। ठीक है, यह आपका पहला होगा। जो भौतिक वर्ल्ड है, ध्यान रखिएगा, भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड जो है चैप्टर, ये हट गया है, ये चैप्टर नहीं है। आपका पहला चैप्टर जो होगा, चैप्टर फर्स्ट जो है वो मात्रक व मापन होगा। ठीक है, इस साल पर मैंने इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे दी क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि जब तक आप इस अध्याय को नहीं समझेंगे आगे के अध्याय को समझने में बहुत दिक्कत होगी। फिर भी मैं यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स एक्चुअली क्या है, भौतिकी एक्चुअली क्या है। तो सिंपल वे में आप ध्यान रखिए, द्रव्य ब्रह्मांड में व्याप्त, ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य और उनकी ऊर्जाओं के संबंध को, अध्ययन को, उनके संबंध को फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि कोई होती है तो वो होती है भौतिक राशियां। फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि कोई है तो वो होती है भौतिक राशियां। ठीक है, क्या होती है? भौतिक राशियां होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हम पूरे फिजिक्स में भौतिक राशियों का मापन और उनके मात्रकों का अध्ययन ही मुख्यतः करते हैं, सभी राशियों के बारे में ही पढ़ते हैं। सबसे भौतिक राशि में भी सबसे प्रमुख राशि कौन होती है? बल होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम ये फिजिक्स है, ठीक है, जो कुछ हमने पढ़ा फिजिक्स के बेसिक के बारे में पढ़ा, तो चैप्टर फर्स्ट आपको नहीं आएगा इस साल, तो आप इसको बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम की दृष्टि से ना पढ़ें कि एग्जाम में आएगा या एक नंबर, कुछ भी नहीं आएगा, एग्जाम को हटा दिया। फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत बिल्कुल हट गया है। पहला जो चैप्टर होगा, पहला जो अध्याय आपका वो मात्रक और मापन है, ये फर्स्ट क्लास है आपकी। इसके बाद जो सेकंड क्लास आएगी इसमें आप चैप्टर फर्स्ट मापन और मात्रक का डिटेल अध्ययन देखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपको ये नोट्स के माध्यम से, ये पीडीएफ के माध्यम से, ये हमारे कोचिंग में जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उन बच्चों का नोट्स है, उसका ही हम पीडीएफ बना रहे हैं यहाँ पर, ताकि समय बचे लिखने में, समझाने
आने में और छोटी छोटी क्लासेस में अपन ज़्यादा जानकारी कलेक्ट कर सकें, सीख सकें, इसलिए मैं ऐसा यहाँ पे PDF ले रहा हूँ। और आपको भी यदि आप चाहते हैं यदि नोट्स बनाने, जैसे अभी आगे के अध्याय में आपको बता दूं कि 11th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कंप्लीट पूरे चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपको हैं, कंप्लीट चैप्टर ऐसे नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध होंगे पूरे यूट्यूब पर फ्री। तो आप चाहें तो घर बैठे भी पूरी कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं, किसी कोचिंग में जाने की ऑफलाइन ऑनलाइन आपको जरूरत नहीं है, चाहें तो, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैं नोट्स ही ले रहा हूं। और बच्चे कैसे लिखते हैं, कैसे लिखना है परिभाषाओं को, ठीक है, तो वो ऑफलाइन कोचिंग की जो हमारी नोट्स है उसी की वो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ताकि आप लोग भी चाहें तो वीडियो को स्किप करके, रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये इसको मतलब नोट्स तैयार कर सकते हैं। और एक बात और, हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग के नाम से, जिसका लोगो आप यहाँ कोने में देख रहे हैं, लोगो ऊपर में वीडियो में, तो ये लोगो है हमारा। इसमें आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जब जाएंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, फ्री इंस्टॉल है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उसमें फ्री स्टडी मटेरियल वाले उसमें कॉलम में जाइएगा, फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, वहां पे आइकॉन पे, तो वहां पे आपको क्लास 9 से 12 तक सारा मटेरियल जो है ये जो PDF के रूप में आपको फ्री में बिल्कुल मिल जाएगा। तो वहां से आप PDF डाउनलोड करके जो है अपनी नोट्स को तैयार कर सकते हैं, डिटेल में अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं आराम से। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार कीजिए। सेकंड क्लास जो आएगी इसका मापन और मात्रक, चैप्टर 1 मापन और मात्रक की सेकंड क्लास आएगी। ये फर्स्ट क्लास है आपकी। और यदि आपको इसी तरह से पूरा नॉलेज, यदि पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 11th का भी 12th का भी और 9th 10th का भी चैनल हमारा अलग है, वो 9th 10th में भी मैथ साइंस और इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन, ऐसे पूरा का पूरा जो है अध्याय सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा इस तरह से। यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। और जानकारी यदि आपको अच्छी लगी, आप जुड़ना चाहते हैं हमारे सारा इसी तरह से सारा फ्री में पूरा जानकारी पाना चाहते हैं, तो इसी तरह से जो है बहुत ही मजेदार अच्छी चीजें हम सीखेंगे, समझेंगे, बहुत बेसिक में डिटेल में पढ़ेंगे सब चीजों को। ये तो यहाँ पे आपने जो अभी पढ़ा, अभी आपने देखा, वो तो बेसिक के हिसाब से था, तो इसको मैंने जैसा था उसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं थी। पर आगे जब हम करेंगे चीजों को तो बहुत अच्छे समझते जाएंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। सो बाय बाय, नमस्कार।